आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। सीएम हेमंत ने कहा कि नई शिक्षा नीति निजीकरण एवं व्यापारीकरण को बढ़ावा दे रही है। दूसरी खबर, दुमका एसबीआई घोटाला, एसआईटी ने शुरू की जांच, बैंक मैनेजर का पता नहीं। तीसरी खबर, हाजत में बंदी की मौत पर एसआई के बाद मधुबन थानेदार भी नपे। चौथी खबर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि झारखंड की जनता भाजपा के साथ, गोलबंदी से हारे विधानसभा चुनाव। पांचवी खबर, अब सिंह मेंशन में विरासत की जंग, पूर्व विधायक संजीव सिंह अपनी संपत्ति का देंगे पावर ऑफ अटर्नी। छठी खबर, मानसून सत्र में सरना बिल ला सकती है हेमंत सरकार। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नई शिक्षा नीति निजीकरण एवं व्यापारीकरण को बढ़ावा दे रही है। यह अवसर की समानता के मौलिक अधिकार पर आघात होगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यह सिर्फ तीसरा मौका है जब शिक्षा नीति पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत एक विविधता से भरा देश है, यहाँ विभिन्न राज्यों की जरूरतें अलग अलग हैं और जैसा कि शिक्षा समरवर्ती सूची का विषय है, इसे बनाने में सभी राज्यों के साथ खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, जिससे कई राज्य इसे अपने ऊपर थोपा हुआ ना माने। सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यों के राज्यपाल एवं उपराज्यपाल तथा राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ उच्चतर शिक्षा के रूपांतरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल थे। हेमंत सोरेन ने इस नीति को बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और परामर्श के अभाव की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब नीति बनकर तैयार हो गई है, तब केंद्र सरकार राज्यों के साथ इस पर चर्चा कर रही है। अच्छा होता कि इस पर पहले बात होती और सभी राज्य सक्रिय रूप से इसे बनाने में अपनी भागीदारी निभाते। हेमंत सोरेन ने कहा कि शिक्षा नीति का प्रभाव हम अगले दशक में देख पाएंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। ऐसे में भी इसे सही ढंग से लागू करने के लिए भारत सरकार को सभी राज्य सरकारों एवं राजनीतिक दलों से चर्चा करनी चाहिए थी, जो वे नहीं कर पाए। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। भारतीय स्टेट बैंक की शिकारीपाड़ा की शाखा में प्रारंभिक जांच के दौरान 79 लाख रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। अब इसकी जांच के लिए एसपी अंबर लकड़ा ने 5 सदस्यीय एसआईटी बनाई है। सोमवार को एसआईटी की एक टीम ने करीब 3 घंटे तक जांच पड़ताल की। पुलिस 10.5 लाख रुपए लेकर भागने वाले शाखा प्रबंधक मनोज कुमार और सफाई कर्मी सुनील मंडल की तलाश में जुटी है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों को खोजा जा रहा है। 3 दिन बाद भी उनका मोबाइल बंद बता रहा है। यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रबंधक ने गबन के लिए किन लोगों के खातों का उपयोग किया है। एक अधिकारी ने बताया कि जब तक सारे वाउचर की जांच नहीं हो जाती, तब तक घोटाले की पूरी राशि सामने नहीं आ सकती है। यह करोड़ में भी पहुंच सकता है। जांच में 2-3 दिन और लग सकते हैं। इधर पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपित की गिरफ्तारी जरूरी है। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि बैंक में कितने का घोटाला हुआ है और इनमें कितने लोग थे। 3 घंटे की जांच के दौरान थाना प्रभारी संजय सुमन भी मौजूद रहे। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। गिरिडीह के मधुबन थाने की हाजत में 42 वर्षीय आरोपित बलराम महतो की मौत के मामले में थानेदार राउत होनहागा को एसपी अमित कुमार रेणु ने निलंबित कर दिया है। इसी मामले में ओडी इंचार्ज प्रशिक्षु एसआई सावन कुमार साहू को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। इन्हें दोनों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है। थानेदार व ओडी प्रभारी की लापरवाही सामने आई है। शनिवार सुबह चोरी का आरोपित बलराम महतो का शव तार से लटकता मिला था। हाजत में उसका सहयोगी 30 वर्षीय युवक बबलू सोनार भी था। पिपराडीह और बेड़ी के बीच ग्रामीणों ने दोनों को बाइक से बकरा चोरी कर ले जाने के आरोप में पकड़ा था। पिटाई करने के बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। पुलिस अधिकारियों ने उनसे करीब 2 घंटे तक सख्ती से पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि बलराम ने आत्महत्या की है। वहीं परिजनों ने मौत का कारण पुलिस की पिटाई बताया है। बलराम महतो की मौत की मजिस्ट्रेट जांच पूरी हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कोरोना संक्रमण काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और गठबंधन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की है। सोमवार को नई दिल्ली से ऑनलाइन पदाधिकारियों से मुखातिब नड्डा ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा की हार से उबरते हुए आगे बढ़ने की नसीहत दी।
जेपी नड्डा ने आंकड़ों का हवाला देकर कहा कि झारखंड की जनता भाजपा के कमल निशान के साथ है, हमें गोलबंदी कर हराया गया। नई कमेटी के गठन के बाद हुई पहली वर्चुअल कार्य समिति बैठक में नई दिल्ली से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, झारखंड से प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित सभी जिलों से सांसदों, विधायकों व पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। अपने चचेरे भाई पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में बीते 3.5 वर्षों से जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह ने अपनी संपत्ति की देखभाल करने के लिए अपने रिश्तेदार को पावर ऑफ अटर्नी देने का फैसला किया है। संजीव सिंह की ओर से सोमवार को अदालत में आवेदन दाखिल कर पावर ऑफ अटर्नी प्रदान करने के लिए धनबाद के सब रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित कराने का आदेश देने के लिए अदालत से प्रार्थना की है। अदालत में बहस करते हुए अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने कहा कि संजीव सिंह बीते 3.5 वर्षों से जेल में बंद है। वह अपनी संपत्ति की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अपनी संपत्ति की देखभाल करने के लिए अपने रिश्तेदार को पावर ऑफ अटर्नी देना आवश्यक है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने संजीव को आदेश दिया है कि वह इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करें कि वह केवल अपने नाम की संपत्ति का ही पावर ऑफ अटर्नी अपने रिश्तेदार को करेंगे। इस मामले में अब मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर। झारखंड सरकार मानसून सत्र में सरना धर्म कोड बिल ला सकती है। सरकार की ओर से इसकी संकेत मिल रहे हैं। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार अपनी घोषणा पर कायम है। सरना धर्म कोड की मांग लंबे समय से हो रही है। डॉक्टर उरांव सोमवार को झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार सरना धर्म को जनगणना कॉलम में अलग धर्म के रूप में कोड देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार मानसून सत्र में बिल ला सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झामुमो दोनों पार्टियों की यह मांग रही है। सरना धर्म कोड को लेकर जो बातें सरकार में पूर्व में कही गई है उस पर कायम है। वहीं इस मसले पर मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि सरना धर्म कोड की मांग बहुत पहले से हो रही है, इसलिए इस मानसून सत्र में सरकार को बिल लाना चाहिए। अब नजर डालते हैं आज की कुछ चर्चित खबरों पर। झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सहायक पुलिसकर्मी संविदा को बढ़ाने के साथ ही सेवा स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। ये सभी सहायक पुलिसकर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था। 3 वर्ष बाद स्थायी बहाली के आश्वासन पर इन्हें वर्ष 2017 में सहायक पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया था। हड़ताली आगे चरण में राजभवन का घेराव करेंगे। दूसरी खबर, गोमो पुराना बाजार में इमामबाड़ा को चहारदीवारी से घेरने को लेकर सोमवार को विवाद हो गया। इमामबाड़ा के बगल स्थित दूसरे समुदाय के लोग भी इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। मुहर्रम के मौके पर भी रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। चहारदीवारी निर्माण का विरोध करने पर किसी ने पुलिस को थाने घेर लेने की धमकी दी गई। इसके बाद डीएसपी नितिन खंडेलवाल के नेतृत्व में पहुंचे पुलिस बल ने स्थिति को संभाला। तीसरी खबर, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ दर्ज शिकायतवाद याचिका पर सुनवाई के लिए रांची सिविल कोर्ट ने स्वीकृति दे दी है। मामले में 9 सितंबर से सुनवाई होगी। सोमवार को योग टीचर की ओर से दाखिल याचिका पर उनके वकील की ओर से बहस की गई। बता दें कि योग शिक्षिका ने विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ 19 अगस्त को कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दाखिल की थी। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।